नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भूपेंद्र माइचा। आज आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करनी है और वो महत्वपूर्ण विषय है देश के विभिन्न राज्यों पर बढ़ता हुआ कर्ज और जिस कर्ज के वजह से राज्यों के पास विकास संबंधी अपनी योजनाओं को जमीन पे लागू करने के लिए वो संसाधन नहीं बच पाते हैं। अब इसी क्रम में हम बात करें, भारत राज्यों का एक देश है, एक संघ है और उसमें विभिन्न राज्य हैं। उन राज्यों की जो स्थिति है, यदि हम उनकी बात करें तो बहुत स्पष्ट तरह से दिखाई देता है कि राज्यों पर बढ़ता कर्ज। लेकिन यदि हम राज्यों के कर्ज की तुलना हम सेंट्रल गवर्नमेंट से करें या भारत सरकार के कर्जों के संदर्भ में देखें तो हम ये पाते हैं कि भारत सरकार का कर्ज बहुत ज्यादा है। जनरली क्या है कि पूरे साल में जो कमाई होती है, चाहे वो कृषि से आती है, उद्योग से आती है, चाहे वो सर्विस सेक्टर से आती है, तो तीनों की कमाई को मिलाकर के जीडीपी बनती है। स्टेट में इसको जीएसडीपी बोलते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्ज और स्टेट गवर्नमेंट का कर्ज, इन दोनों के बीच में कोई भी तुलना नहीं की जा सकती है। केंद्र सरकार के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी रोक नहीं है कर्ज लेने के लिए। उसके 50 हाथ है, 50 तरीके जिनसे वो कर्ज लेती है। लेकिन राज्य सरकारों के पास तरह तरह के प्रतिबंध है, जिनमें उसकी जीडीपी का 30% से ऊपर कर्ज नहीं जाना चाहिए। वहीं उसे 3% के दायरे में रखना है, जो उसका अपना वित्तीय व्यवस्था है उसके अंतर्गत, वो एक मैनेजमेंट है, उसमें रखना पड़ता है। अब यदि कर्ज की हम बात करें तो कर्ज के विषय में हमें अजीब स्थिति लगती है। केंद्र सरकार का कर्ज उसके जीडीपी का 84% जा पहुंचा है। अब आप सोचिए, पूरे भारत सरकार पूरे साल की देश की कमाई का 84% कर्ज की सीमा तक जा पहुंची है। वहीं राज्य सरकारों की जो स्थिति है उसे देखेंगे तो वो एकदम डिफरेंस है। तो इसी क्रम में आप इस टेबल को देखिए, जिस टेबल के अंतर्गत आपको चीजें समझ में आएंगी। पहला है देश के सबसे ज्यादा कर्जदार राज्य, जिनमें तमिलनाडु 8,34,000 करोड़, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है जहां 7,69,000 करोड़ है, और महाराष्ट्र 7,22,000 करोड़ है, पश्चिम बंगाल 6,58,000 करोड़ है। आप इस पूरी टेबल में देखें तो बिहार 12वें नंबर पे आता है जहां पे 3,19,000 करोड़ है। अब इतने बड़े कर्ज के साथ आप सोचिए, क्या राज्यों के पास संसाधन बचेंगे? और कई बार हमें लगता है कि केंद्र सरकार ही आम आदमी के लिए काम करती है। अब इसमें सब्सिडी की बात आती है, रेवड़ी की बात आती है। क्या इसमें आप इनके पास कुछ संसाधन बचते हैं रेवड़ियों के लिए? यदि आप रेवड़ियों की बात करोगे या सब्सिडी की बात करोगे या फ्री में जो दिया जा रहा है, चाहे वो अनाज है, चाहे वो छोटी छोटी पेंशन है, बहुत बड़ी पेंशन नहीं है। यदि सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो दुनिया के देशों में और भारत में बहुत बड़ा अंतर है। आप विकसित देशों को देखेंगे या जो विकासशील देश है उनको देखेंगे, उनके बीच में बहुत बड़ा गैप है। अब आप उसमें शिक्षा के लिए पैसा नहीं बचता। सरकारों की एक सोच है कि सरकार को छोटा करो, सरकार के खर्च को छोटा करो। आप ये बताइए, सरकार के खर्च छोटे होंगे, कम होंगे, तो जमीन पे पैसा जाएगा क्या? जितने भी लोग सरकारी कर्मचारी हैं जो कार्य करते हैं, क्या आप ये समझते हैं कि वो पैसा पूरा अपने ऊपर खर्च करते हैं? एक सरकारी कर्मचारी अपने पीछे 50 परिवारों को चलाता है, जिसमें सब्जी वाला है, फल वाला है, यहां तक कि कपड़ा है, धुलाई है, या उनकी प्रेस होनी है, या घर के बच्चों की फीस की बात है। इन सब चीजों को आप पाते हो कि एक सरकारी कर्मचारी 50 परिवारों को चलाता है। लेकिन हमें क्या है, हमें यह लगता है कि नहीं, सरकार पे ये बर्डन है। ये बर्डन नहीं है, हम सरकार को एक आसान तरीका देते हैं ताकि वो निकल जाए अपनी जिम्मेदारियों से। क्या सरकार को स्वास्थ्य के लिए काम नहीं करना? क्या सरकार को जो एक सामान्य जरूरत है उनके लिए काम नहीं करना? ना उसके पास स्वास्थ्य के लिए कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें आम आदमी जा सके। तो मेरा यहां कहने का मतलब है कि सरकारों पे जो कर्ज बढ़ रहा है वो केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट दोनों पे बढ़ रहा है, लेकिन राज्य सरकारों पे केंद्र सरकार की अपेक्षा कम है। अब आप अगले टेबल को देखिए। इस टेबल में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो छोटे राज्य हैं उन राज्यों का हाल और बुरा है। पंजाब देखिए 351, हरियाणा 336, असम 150, झारखंड 131, छत्तीसगढ़ 122, गोवा पर भी 34,000 करोड़ का कर्ज है। वहीं आप आगे बात करें जो पहाड़ी राज्य हैं जहां पे संसाधनों की कमी है, आप उसको देखें तो आप ये पाएंगे इस टेबल में जो दिया गया वो पहाड़ी राज्यों पर कर्ज का जो पहाड़ है उसे देखिए। हिमाचल पर 94,000 करोड़ है, यहां तक कि उत्तराखंड 89,000 करोड़, त्रिपुरा देखिए, लास्ट में मिजोरम है, मिजोरम भी 14,000 करोड़ के कर्ज में शामिल है। अब आप इनसे हो क्या रहा है, ये सब चीजें आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि एक तो राज्य सरकारों के पास पैसे और संसाधन की भारी कमी है। राज्य सरकार से ही देश का आम नागरिक ज्यादा प्रभावित होता है। राज्य सरकार की ही जिम्मेदारी है कि वो स्वास्थ्य सेवाएं दे, शिक्षा दे, अच्छे रोड दे, ग्रामीण परिवेश में सब चीजें आए,
और युवाओं के लिए रोजगार डेवलप करें। लेकिन आप देखेंगे बड़े बड़े राज्यों के ऊपर इस तरह के जो कर्ज के भार हैं वो बहुत बड़ी दिक्कत करते हैं। इससे क्या है कि सरकार के पास संसाधनों को व्यवस्थित करने के लिए वो पूरा साइज या एक कैनवास नहीं मिलता जिसमें वो काम कर सके। बाकी इसमें देखें, जब राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं है तो बजट में भी उसकी सीमाएं हो जाती हैं, तो वो नई नौकरी देने को तैयार नहीं है। ना वो पुलिस में भर्ती करेगी, ना वो स्वास्थ्य क्षेत्र में भर्ती करेगी, ना वो शिक्षा क्षेत्र में भर्ती करेगी, और जो दूसरी एसेंशियल चीजें हैं, जो बहुत आवश्यक चीजें, उन पर भी काम नहीं कर पाएगी। तो राज्य सरकारों के साथ इतनी बड़ी समस्याएं हैं कि उनके पास बजट का 3% और इसके साथ साथ आप ये देखिए कि जो उसकी जीडीपी है उसका 30% से ज्यादा कर्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, कहीं 34% है। उत्तर प्रदेश में 34% कर्ज है उसकी जीडीपी का। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, उन दोनों के बीच में बड़ा अंतर है। इस बारे में विजय सिंह पथिक कहते थे कि राज्य सरकारों को ज्यादा अवसर दिए जाने चाहिए, वहीं पे जो केंद्र सरकार को ज्यादा मौके दिए जा रहे हैं कर्ज लेने के। जब भी केंद्र सरकार कर्ज ले तो उस बारे में विजय सिंह पथिक एक महान क्रांतिकारी थे, एक विचारक थे, एक दर्शन शास्त्री थे। तो उनका बहुत स्पष्ट मानना था कि केंद्र सरकार पर भी इसी तरह के प्रतिबंध या उसे भी कहीं ना कहीं सीमाओं के बीच में रखना चाहिए। यदि केंद्र सरकार कोई नया कर्ज लेती है तो उसे संसद से पास होना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, केंद्र सरकार पर कर्ज लेने के लिए या कर्ज ना लेने के लिए किसी तरह के भी कोई दबाव नहीं है। इस तरह की जो आजादी है, इसकी वजह से केंद्र सरकार ज्यादा कर्ज लेती है और सेंट्रल गवर्नमेंट पर जो तरह तरह के प्रावधान किए गए हैं उसकी वजह से वो कर्ज नहीं लेती है। और इस टॉपिक पे मैं कई रोज से बात कर रहा था, लेकिन आप इसी को देखें, आप उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के विकास की बात आती है। बहुत लंबे समय से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वो ये कह रहे हैं कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी जाना है। 1 ट्रिलियन का मतलब है 84 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी चाहिए हमारी, जबकि आज कितनी है, कुल 25.5 लाख करोड़ की जीडीपी है। अब आप उत्तर प्रदेश के आसमान होते विकास को देखिए तो इसका एक अजीब सी स्थिति आप दिखाई पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो उसमें जो मैन्युफैक्चरर हैं, जहां पर ज्यादा उत्पादन होता है, उन जगह को देखें तो आप पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 हिस्से में उत्तर प्रदेश को बांटे तो आप ये पाएंगे कि जो उत्तर प्रदेश का भी पश्चिमी हिस्सा है, वेस्टर्न हिस्सा है, वहां पर उसकी ज्यादा अच्छी स्थिति है, जबकि पूर्वांचल, मध्य यूपी या दूसरे हिस्सों में वो नहीं है। ये एक टेबल देखिए जिसमें आपको जो है मैन्युफैक्चर से संबंधित एक जो कुछ डाटा दिखाई देगा। अब 2012 में आप देखिए, जहां से उत्तर प्रदेश का जीआर के बेस में देखिए तो इसका 2012 से 17 के बीच में 11.8% हमारे जो उत्तर प्रदेश है उसका यहां से मैन्युफैक्चर हो रहा था। बाकी जो दूसरे हिस्से हैं, बुंदेलखंड में लगभग 15% है। ये एक अच्छी स्थिति रही 2012-17 के बीच में, लेकिन 17 से 20 के बीच में आप देखेंगे तो आपको ये हालात बहुत अच्छे नहीं दिखाई देंगे। अब आप उत्तर प्रदेश के आसमान होते विकास को देखें तो उसमें आपको एक अलग ही तरह की स्थिति दिखाई देती है। और इनके बारे में आप नोट करेंगे तो जो उत्तर प्रदेश के टॉप 10 उत्पादन करने वाले जो जिले हैं, आप उन्हें देखिए। इस टेबल के अंतर्गत आप ये पाएंगे कि नोएडा जो वेस्टर्न रीजन में आता है, वहां की विकास दर देखिए, यहां ये सबसे ज्यादा की स्थिति में है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी नोएडा, फिर गाजियाबाद, इसके बाद आप देखेंगे आगरा, आगरा के बाद फिर मेरठ। बाकी उत्तर प्रदेश के जिलों के हालात बहुत अच्छे नहीं है। यदि युवाओं को आप रोजगार देना चाहते हो तो आपको संतुलित विकास करना होगा। संतुलित विकास करने के लिए आपको नए नए औद्योगिक क्षेत्र डेवलप करने होंगे। उसके लिए सबसे अच्छी स्थिति है कि जिला स्तर पर ये सब चीजें की जानी चाहिए, जिससे आम युवाओं के लिए, और जो माइग्रेशन हो रहा है कि सब दिल्ली भागो, सब नोएडा भागो, ये दिल्ली और नोएडा ओवर क्राउडेड हो रहे हैं, वहां पर हर चीज महंगी होती जा रही है, जिसकी वजह से आम मजदूर, आम व्यक्ति, आम नागरिक परेशानियों से घिरा हुआ है। यदि उत्तर प्रदेश का विकास करना है तो उत्तर प्रदेश को ज्यादा कर्ज लेने के लिए आजादी देनी होगी, इसके साथ बाकी राज्यों को भी देनी होगी, जिससे एक संतुलित विकास हो सके और उसके लाभ आम युवाओं को मिल सके। भारत आज अपनी आवश्यकताओं के चरम पे है। इस बात से मेरा कहने का तात्पर्य है कि वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। क्या युवा को आप बिना स्किल रख सकते हो? क्या युवा को बगैर रोजगार रख सकते हो? क्या युवा की क्षमता को बगैर इस्तेमाल किए आप बुढ़ापे तक छोड़ सकते हो? तो हमारे पास यही अगले 20 साल हैं, जिन 20 सालों में उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत को डेवलप करना है। तो भारत के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 700 से ज्यादा जिले हैं भारत में, हमें इन सभी जिलों में इंडस्ट्री को लेकर के काम करने होंगे और वहां पर जिला स्तर पर ही हर तरह की योजनाओं को लागू करना पड़ेगा,
ताकि हम अपने युवाओं की जो क्षमता है उसको देश के विकास में शामिल कर सके और भारत 5 ट्रिलियन नहीं 50 ट्रिलियन जीडीपी तक जा सकता है। उसको लेकर के मैं किसी दूसरे वीडियो में बात करूंगा कि भारत किस तरह 50 ट्रिलियन की इकोनॉमी गेन कर सकता है। 30-32 करोड़ का अमेरिका यदि 23-24 ट्रिलियन की इकोनॉमी ला सकता है तो भारत तो उससे 4.5 गुना बड़ा है। तो हम भी ज्यादा नहीं है तो 50 ट्रिलियन तक तो पहुंचे। तो उसके लिए जरूरत है कि हम भारत के युवाओं को इस रूप में तैयार करें कि वही भारत के भाग्य विधाता बने और भारत को चरम स्थिति पर ले जाएं, जिससे भारत दुनिया में विकसित नहीं अति विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो। उसके लिए समय लगेगा, उसके लिए प्लान लगेंगे, उसके लिए बेहतर रूप में स्थापना करनी पड़ेगी और ये जमीन पे जब काम होंगे तो हमें दूसरे की जरूरत नहीं होगी। हम स्वयं में इतने कैपेबल होंगे, इतने सक्षम होंगे कि हम दुनिया में बेहतर स्थिति में अपने इंडिया को रख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ये जो बटन है सब्सक्राइब का इसे दबाएं ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।